हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कपिल और आज मैं आपको मेरे साथ घटी एक ऐसी खौफनाक कहानी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे सुनने के बाद आपका भगवान के अंदर और भी अधिक विश्वास हो जाएगा। इस कहानी में आप जानेंगे कि कैसे मेरा सामना एक अनजान शहर में दो भूतिया आत्माओं से हो गया और उन्होंने मेरी जान लेने की कोशिश करी, परंतु समय रहते बजरंगबली हमारे सबके प्रिय हनुमान जी ने कैसे मेरी जान उन दोनों प्रेतों से बचाई। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। उस दिन बड़ी ही तूफानी और मूसलाधार बरसात हो रही थी। चारों तरफ सड़कों पर अंधेरा पसरा हुआ था। सब कुछ अपने आप में ही बड़ा डरावना लग रहा था। मैं रात के करीब 11:30 बजे की ट्रेन से झांसी रेलवे स्टेशन पर उतरा था। स्टेशन पर भी चारों तरफ सन्नाटा हो रखा था। कुछ एक दो लोग ही दिखाई पड़ रहे थे। मेरे साथ ट्रेन में से भी इक्का दुक्का लोग ही उतरे थे और वो भी उनको रिसीव करने आए हुए उनके परिचितों के साथ में अपने गंतव्य की ओर बढ़ चुके थे। लेकिन मेरे लिए ये शहर बिल्कुल नया था। वहाँ न तो कोई मेरा परिचित था और न ही मैं उस जगह से परिचित था। कोई ऑटो रिक्शा भी वहाँ कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था और आता भी कैसे। एक तो आधी रात का वक्त हो चुका था और ऊपर से इतनी तेज़ तूफ़ानी बारिश हो रही थी, तो ऐसी बारिश में रिस्क भी कौन ले। मैं पूरी तरह से भीग चुका था और स्टेशन के बाहर अपने सामान के साथ टिन के छप्पर के नीचे खड़ा हुआ था। दरअसल मैं यहाँ होने वाले एक साहित्यिक सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पहुँचा था। सम्मेलन के आयोजकों द्वारा महाविद्यालय के हॉस्टल परिसर में ही हमारे रुकने की व्यवस्था की गई थी, इसलिए मैंने किसी होटल या गेस्ट हाउस में भी रूम बुक नहीं करवाया था। मुझे इस बात का रत्ती भर भी अंदेशा नहीं था कि मैं यहाँ मेरा सामना इतनी भयंकर तूफानी बरसात से होने वाला था। अब तो अंधेरा ऐसा हो चुका था कि कहीं भी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। स्टेशन के आसपास एक दो गेस्ट हाउस भी थे, पर वो भी बंद हो चुके थे। ऐसे में मुझे कोई भी रास्ता निकलता दिखाई नहीं दे रहा था, तो मैं सीधे स्टेशन के वेटिंग रूम के अंदर जा पहुंचा और सोचा कि वहीं रुककर सुबह होने का इंतज़ार करूंगा। पर वहां पहुंचते ही मेरी ये गलतफहमी भी दूर हो गई। वहां के हालात देखकर ऐसा लग रहा था कि मैं शायद बाहर ही ज़्यादा सेफ था। वहां का पूरा फर्श कीचड़ से सना हुआ था और छत से जगह जगह से पानी टपक रहा था। वहाँ पर एक दो बेंच भी लगी हुई थी, पर उन पर कुछ यात्री सोए हुए थे। वहाँ की इतनी बुरी दुर्दशा देखकर मैंने अपना सामान उठाया और किसी दूसरी जगह की खोज में निकल पड़ा, ताकि वहाँ जाकर मैं कम से कम चैन से खड़ा तो हो सकूँ। मैंने अपना मोबाइल, घड़ी, पर्स, डायरी वगैरह और जो भी कुछ ऐसा सामान था जो बारिश में भीग सकता था, उसे ट्रेन से उतरते ही पॉलीथीन बैग में अच्छे से पैक करके सूटकेस में कपड़ों के बीचों बीच डाल दिया था, ताकि बारिश में कहीं ये सब सामान खराब न हो जाए। पूरे शहर में चारों तरफ गुप्त अंधेरा छाया हुआ था। कहीं कोई किस्मत से एक आध स्ट्रीट लाइट जल रही थी, बस। सड़क पर घुटनों तक पानी भर गया था। मैंने अपने सूटकेस को कंधे पर उठाया ताकि सामान खराब न हो। बस किसी तरह गिरता संभलता अपने भाग्य को कोसते हुए चल रहा था, इस आस में कि कहीं कोई ऐसी जगह मिल जाए जहां मैं इस तूफ़ानी रात को आराम से गुजार सकूं। मैं मन ही मन भगवान से प्रार्थना भी कर रहा था कि इस डेंजरस सिचुएशन में कम से कम कोई आसरा तो दिला दे, नहीं तो कम से कम कहीं कोई इंसान तो दिखे जिससे मैं कोई हेल्प ले सकूं और अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता जान सकूं। पर सब बेमतलब होता दिख रहा था, क्योंकि न तो बारिश थम रही थी और न ही मुझे कोई मंजिल दिख रही थी। बस आसमान में चमकती हुई बिजली की चमक से ही उत्पन्न जो रोशनी हो रही थी, वही मुझे रास्ता दिखा रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो ये तूफानी रात कभी भी ख़त्म नहीं होगी। तभी एक ज़ोरदार कड़कड़ाहट के साथ तेज बिजली चमकती है। उसकी आवाज़ इतनी तेज और भयानक थी कि एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे ये बिजली मेरे ऊपर ही गिर गई हो। उस तेज आवाज़ और चमक से मेरे रोम रोम के अंदर एक करंट सा दौड़ गया था। लेकिन उसी चमक के उजाले में मुझे रोड के दूसरी ओर
एक पेड़ के नीचे दो लोग खड़े दिखाई दिए। मैंने सोचा चलो भगवान का शुक्र है कोई तो दिखा, और ऐसा सोचते हुए मैं उनकी तरफ बढ़ने लगा। मैं उस पेड़ के नीचे पहुंचा ही था, तभी एक बार फिर बिजली की चमक से उजाला हुआ। उस उजाले में मैं उन्हें थोड़ा करीब से देख पाया था, जिससे मुझे ये पता चल गया था कि उन दो लोगों में एक आदमी है और एक औरत, जिससे मेरे मन को और धीरज मिला कि वे लोग चोर उचक्के तो नहीं हैं, बल्कि मेरी ही तरह बारिश में फंस गए हैं शायद। मैं उनके नज़दीक जाते ही बोला, अरे भाई साहब, ये महारानी लक्ष्मीबाई गवर्नमेंट कॉलेज का रास्ता किस तरफ से है, बता देंगे ज़रा? मैंने उनसे पूछा, लेकिन सामने से कोई भी जवाब नहीं आया। मैं एक बार फिर अपनी बात दोहराता हूँ, पर इस बार भी मुझे उनकी तरफ से कोई भी उत्तर नहीं मिलता है। मुझे ये बात बड़ी अजीब सी लगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद वो दोनों भी मेरी तरह इस जगह पर नए हैं और इस जगह से परिचित नहीं हैं, इसलिए शायद कुछ भी बता नहीं पा रहे हैं। पर फिर भी कोई तो जवाब दे ही सकते थे, कम से कम ऐसे ही बोल देते कि भाई साहब हमें नहीं पता, आप किसी और से पूछ लीजिए। ऐसा सोचकर मैं एक बार फिर उनसे पूछता हूँ, हेलो, मैं आप दोनों से ही बात कर रहा हूँ, अरे कुछ तो बोलिए। लेकिन अब भी उनकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया था। मुझे उन दोनों का ये व्यवहार कुछ ज़्यादा ही अजीब लग रहा था। ना कोई जवाब, ना कोई हलचल, बस बूथ बनकर दोनों वहाँ पेड़ के नीचे खड़े हुए थे। ये चीज़ बहुत ज़्यादा अखर रही थी। एक अनजाने से भय ने आकर मुझे जकड़ लिया था। मैं वहाँ से निकल जाने के लिए तैयार ही हुआ था कि तभी फिर से एक बार ज़ोरदार बिजली की चमक हुई और सामने का नज़ारा देखकर मेरे होश ही उड़ गए। मैंने देखा कि उन दोनों लोगों के माथे से खून रिस रहा था। उन दोनों की आंखें बिल्कुल सफ़ेद थी और उनके शरीर पर कई सारे घाव थे। वे दोनों बिना पलक झपकाए और बिना हिले डुले मेरी तरफ ही देखे जा रहे थे। उन दोनों को देखकर ये साफ पता चल रहा था कि ये दोनों लोग जिंदा तो नहीं हैं। ये नज़ारा देखकर मेरे हाथ पांव फूलने लग गए थे। तभी बिजली की एक और चमक हुई और वो दोनों देखते ही देखते एकाएक मेरी आंखों के सामने से ओझल हो गए। भय के मारे मेरा पूरा शरीर कँपकँपाने लगा था। आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लग गया। एक बार तो ऐसा लगा कि मैं गश खाकर वहीं गिर जाऊंगा, पर किसी तरह मैंने खुद को संभाला और तेज कदमों के साथ वहां से निकलने के लिए पीछे मुड़ा। पर मैं जैसे ही पीछे मुड़ा, मैंने देखा कि वो दोनों ठीक मेरे पीछे खड़े हुए हैं। उनमें से उस आदमी के हाथ में एक तेज धारदार कुल्हाड़ी थी। मैंने सोचा कि आज की ये तूफानी रात शायद मेरी ज़िंदगी की आखिरी रात है। मैं ऐसा सोच ही रहा था कि इतने में ही उस आदमी ने उस कुल्हाड़ी से मेरे हाथ पर एक ज़ोरदार प्रहार किया। वो कुल्हाड़ी मेरे हाथ के अंदर तक घुस गई। मैं ज़ोर से चिल्लाया और वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगा। भागते हुए रास्ते में कई बार बिजली की चमक से मैंने देखा कि सड़क के दोनों तरफ जितने भी पेड़ हैं, उन सभी पेड़ के नीचे मुझे वही दोनों लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे थे। और इस बार उन दोनों लोगों के हाथ में एक एक कुल्हाड़ी थी। मैंने सोचा कि आज मैं इन दोनों से अपनी जान नहीं बचा पाऊंगा। भागते हुए मैं अपनी पूरी ताकत के साथ चिल्ला भी रहा था, लेकिन उस रात उस तूफान के कारण और बारिश की इतनी तेज आवाज़ हो रही थी कि उस आवाज़ के आगे मेरी चिल्लाहट कहीं दब चुकी थी। मेरे को पता लग गया था कि किसी को भी मेरे चिल्लाने की आवाज़ नहीं आ रही होगी, परंतु अपनी जान बचाने की कोशिश में मैंने भी हार नहीं मानी और मैं वहाँ से दौड़ता रहा। तभी अचानक मुझे पास में एक हनुमान जी का मंदिर दिखाई दिया। मैं दौड़कर उस मंदिर के अंदर जा पहुँचा और अंदर जाकर मैंने देखा कि वो दोनों लोग मेरा पीछा करते हुए वहाँ तक पहुँच चुके थे, परंतु वो मंदिर की चार दीवारी के बाहर ही खड़े थे। वो मेन गेट से मुझे दिखाई दे रहे थे, परंतु अंदर नहीं आ रहे थे। मैं समझ चुका था कि ये सब बजरंग बली की महिमा है। थोड़ी ही देर में मंदिर की आरती का समय हो चुका था और देखते ही देखते वो दोनों प्रेत वहाँ से उस अंधेरे में कहीं गायब हो गए और मैंने भी
चैन की सांस ली और बजरंगबली को मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद किया। तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। वैसे तो हमने कई बार भूत प्रेतों के किस्से और कहानियाँ सुनी हुई हैं, परंतु उन किस्सों के अंदर हमेशा भूतों के द्वारा इंसानों के सामने आने के कारण स्पष्ट होते हैं। परंतु कई बार इन किस्सों में हमें ये पता नहीं होता कि आखिर इन प्रेत आत्माओं ने इंसानों के सामने आने का जोखिम क्यों उठाया और बिना वजह इन्होंने इंसानों के सामने आकर उन्हें परेशान करने की कोशिश क्यों करी। तो ऐसी स्थिति में इनके ऊपर क्या बीतती है, ये जानते हैं कहानी के माध्यम से। रात का समय हो रहा था और जंगल के बीचों बीच मेरी गाड़ी खराब हो गई थी। बहुत कोशिश करने पर भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। मैं गाड़ी से नीचे उतरा। सड़क सुनसान थी और सड़क के दोनों तरफ गहरा जंगल था। सड़क पर कोहरा छाया हुआ था। मैंने गाड़ी का बोनट उठाया और गाड़ी को चेक करने लगा। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि गाड़ी कहाँ से खराब हुई है। पर फिर अचानक से, क्या मैं कुछ मदद करूं? पीछे से यह आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। मैं तुरंत घूमकर देखा तो वहाँ छोटे कपड़े पहने हुए एक सुंदर लड़की खड़ी हुई थी। मैंने पूछा कि आप कौन? तो कहा, दरअसल मैं भी आपकी तरह ही मुसाफिर हूँ। मुझे अगले मोड़ तक जाना है। अगर मैं आपकी गाड़ी ठीक कर दूँ तो मुझे अगले मोड़ तक छोड़ देना। मुस्कुराते हुए वह लड़की मुझसे बोलने लगी। मैंने कहा, हाँ क्यों नहीं, पर क्या तुम कर पाओगी? तभी उस लड़की ने मुझे एक तरफ किया और गाड़ी को देखने लगी। कुछ देर बाद उस लड़की ने गाड़ी के बोनट को बंद किया और कहा कि आप स्टार्ट करके देखिए। तभी मैं गाड़ी में बैठा और मैंने गाड़ी को स्टार्ट किया और गाड़ी स्टार्ट हो गई। अब वो लड़की गाड़ी की पिछली सीट पर आकर बैठ गई। मैंने कहा, अरे आप पीछे क्यों बैठ रही हैं? आइए आगे बैठ जाइए। तो उसने कहा कि आगे बैठाने की आपकी हैसियत नहीं है जनाब, रात का समय है, मैं कोई भूत भी तो हो सकती हूँ। और ऐसा बोलकर वह लड़की ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। उसकी यह बात सुनकर मेरे तो चेहरे की हवाइयाँ ही उड़ गई थी और मेरी ऐसी हालत देखकर वह मुझे बोली कि अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ, आप घबरा क्यों रहे हैं? तो यह सुनकर मेरे दिल को थोड़ी ठंडक पहुँची और मैंने कहा कि यार आपने तो मुझे डरा ही दिया था। अब सड़क पर गाड़ी चलने लगी और हंसते हंसाते हमारी बातों का सिलसिला जारी रहा। जल्द ही मुझे सड़क किनारे एक छोटा सा ढाबा दिखा जिस पर बहुत से लोग बैठकर खाना खा रहे थे। मैंने सड़क पर ही एक तरफ गाड़ी रोक ली। तो आप कुछ खाना पसंद करेंगी? मैंने उस लड़की से पूछा। उसने कहा, नहीं, मेरा खाने का बिल्कुल मन नहीं है। अगर आप जल्दी चलें तो मुझे भी जल्दी पहुंचना है, अभी रात भी बहुत हो रही है। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, लेकिन हमारा पूछने का तो फ़र्ज़ था। यह कहकर मैं फिर से अपनी गाड़ी स्टार्ट करने वाला ही था कि मेरी नज़र उस शीशे पर गई जिस शीशे से मुझे पीछे वाली सीट साफ दिखाई दे रही थी, मगर उस शीशे में वह लड़की दिखाई नहीं दे रही थी। यह देखकर मैं घबरा गया। मैंने झट से पीछे देखा, पीछे कोई नहीं था। मैं अपनी गाड़ी से नीचे उतरा और चारों तरफ देखने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से वह लड़की कहाँ गायब हो गई। मेरे पसीने छूट रहे थे। वहाँ से मैं सीधा ढाबे पर गया और सरदार जी चाय बना रहे थे। उन्होंने मुझसे पूछा, जी जनाब बताइए कितने कप चाय देने हैं? सरदार जी ने मुझसे पूछा। मैंने कहा, नहीं सरदार जी, मैं तो बस पूछ रहा था कि वह सामने मेरी गाड़ी है, कि आपने उस गाड़ी में किसी को उतरते हुए देखा है? सरदार जी ने कहा कि बेटा, मेरी नज़र तुम्हारी ही गाड़ी की तरफ थी और उस गाड़ी से केवल तुम ही उतर कर आए हो और कोई भी उस गाड़ी से नहीं उतरा। पर बात क्या है, क्या हुआ, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? मैंने कहा कि सरदार जी, मैंने एक लड़की को लिफ्ट दी थी। अचानक से वो लड़की मेरी गाड़ी से गायब हो गई और पता नहीं कहाँ गई। इस पर सरदार जी ने सोच विचार करने के बाद मुझसे कहा कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है बेटा। घबराने की ज़रूरत तो तब होती जब तुम उस लड़की को लेकर ढाबे से आगे निकल जाते। वह कोई लड़की नहीं है,
बल्कि एक साया है। और इस रोड पर अक्सर ऐसे हादसे होते रहते हैं। जो रात के वक्त अपनी गाड़ी में किसी को लिफ्ट देते हैं वह इनके जाल में फंस जाते हैं। तुम यहाँ जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी देख रहे हो, इन सभी के ड्राइवर सुबह यहाँ से रवाना होंगे, क्योंकि इन्हें पता है कि रात के वक्त इस रोड पर साए घूमते हैं और तुम उस साए से भी अभी टकरा कर आए हो। अभी शांत रहो और आराम से चाय पियो, पर अभी यहाँ से मत निकलना, क्योंकि यह रास्ता केवल सुबह ही जाने के लिए सुरक्षित है, रात के लिए बिल्कुल भी नहीं। मैंने अपनी गाड़ी उस वक्त रोड के बीचों बीच खड़ी कर रखी थी, पर मेरी इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि मैं अपनी गाड़ी को एक साइड में जाकर खड़ी कर दूं। मैंने वहीं ढाबे पर सुबह होने का इंतज़ार किया और वही मंज़र मेरी आंखों में बार बार घूम रहा था। मेरे साथ बीता हुआ यह हादसा मुझे हमेशा याद रहेगा। चलिए अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कहते हैं कि इस हवेली में डायन रहती है, पर मुझे भूतों से बहुत डर लगता है। इस हवेली के आगे छोटा सा खुला ग्राउंड है, जहां दोपहर के वक्त मेरे दोस्तों ने मुझे मना करने पर भी खेलने के लिए साथ ले लिया। हमने उस ग्राउंड में क्रिकेट खेलना शुरू किया और मेरी फील्डिंग उस हवेली की तरफ लगा दी। जब भी बॉल हवेली की तरफ जाती तो दिन के वक्त भी मैं उस हवेली को देखकर डर जाता था, क्योंकि वह देखने में बहुत ही डरावनी लग रही थी। तभी मेरे एक साथी ने बहुत लंबा छक्का मारा और बॉल सीधे हवेली के कांच को तोड़ती हुई अंदर चली गई। मेरे सभी साथी मेरी तरफ से इस आशा से देख रहे थे कि मुझे ही वह बॉल अंदर से जाकर लानी है। मैंने कहा, मैं बॉल लेने के लिए अंदर नहीं जाऊंगा, मेरी तरफ इस तरीके से मत देखो। परंतु मेरे दोस्तों ने मुझसे कहा कि अरे डरपोक, डर गया क्या? बस इतनी ही हिम्मत है तेरे अंदर? तो मैंने कहा, देखो यार, मुझ पर हंसो मत, मेरी फील्डिंग यहीं तक थी, मैं हवेली के अंदर नहीं जाऊंगा। पर उन्होंने मुझसे कहा कि सीधा सीधा क्यों नहीं कहता कि हवेली से तुझे डर लगता है। उनकी बात भी सच थी। मेरी हालत कुछ ऐसी थी, पर मैं उन्हें यह जताना नहीं चाहता था कि मैं डरपोक हूँ। मैंने कहा, अरे तू कहना क्या चाहता है? और गुस्से में कहा कि मैं इतना भी डरपोक नहीं हूँ कि दिन के वक्त भी अंदर जाकर गेंद ना लेके आ पाऊँ। मेरे दोस्तों ने कहा कि हमें तो लगा कि अंदर जाते ही तू बेहोश हो जाएगा, और ऐसा बोलकर वो सभी लोग हंसने लगे। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ, और गुस्से में उनकी तरफ देखा और बिना कुछ सोचे समझे मैंने अपने कदम उस हवेली की तरफ बढ़ा दिए। मैंने हवेली का दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ भी मुझे डरा रही थी। अंदर हल्का हल्का अंधेरा और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। अचानक से कुछ चमगादड़ आए और मेरे सर के ऊपर से होते हुए बाहर चले गए। उनकी वजह से मेरे दिल की धड़कन और बढ़ गई थी। हवेली अंदर से बहुत बड़ी थी, मगर मुझे सिर्फ अपना काम करना था। मुझे अपनी बॉल ढूंढनी थी। उस हवेली के आंगन में मैं अपनी बॉल ढूंढने लग गया, पर मेरा ध्यान बार बार हवेली के कोनों में उस गहरे अंधेरे की तरफ जा रहा था, जहाँ से मुझे लग रहा था कि मानो मुझे कोई देख रहा हो। वह अंधेरा मानो मुझे अभी निगल जाएगा। तुम्हारी बॉल, इन दो शब्दों के साथ एक हाथ मेरे सामने आया और उस हाथ में वह बॉल थी। मैं डर गया। मैंने उसका चेहरा भी नहीं देखा और डर के मारे दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ा। और जो मैंने बाहर आकर देखा, उसे देखकर मैं और घबरा गया था। मेरी सांसें और बढ़ने लगी थी, क्योंकि अब बाहर रात हो चुकी थी। यह कैसे हो सकता था, क्योंकि हम दोपहर को यहाँ खेल रहे थे। मेरा कोई दोस्त भी यहाँ नहीं था। तभी मैंने देखा, सामने एक औरत सफ़ेद कपड़ों में बालों से अपने चेहरे को ढके शांति से खड़ी थी। तभी एक हवा के झोंके से उस औरत के चेहरे से वह बालों का जाल हटा, और जो मैंने देखा उसे देखकर मैं सहम गया। उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद था, आंखें भी सफ़ेद थी, आंखों में पुतलियाँ नहीं थी। उसे देखकर मैं डर के मारे चीखा। मैंने देखते देखते उस औरत से अपने खूंखार दांत निकाले और हवा में उड़ती हुई एक झटके से मेरी तरफ आई। मैं अपनी आंखें बंद कर ली
और लगातार डर के मारे चीखता रहा। तभी अचानक, अरे क्या हुआ तुझे? हमने बोल ही तो मांगी है तुझसे, इसमें चीखने वाली कौन सी बात है? यह शब्द सुनकर धीरे धीरे अपने हाथ चेहरे से हटाए और आंखें खोली। अब दिन का वक्त था और मेरे दोस्त मेरे सामने खड़े थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ आखिर यह क्या हुआ था और आखिर वह औरत कौन थी। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको मेरे मित्र के साथ घटी हुई एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। मेरे मित्र का नाम आदित्य है और हम बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त हैं और हमारी एक दूसरे से सारी बातें शेयर करने की आदत भी रही है। हम जब कॉलेज में आए थे तो मेरे दोस्त आदित्य को एक गंभीर बीमारी ने जकड़ लिया था। इस बीमारी का नाम था प्रेम रोग। आदित्य को शर्मिली नाम की लड़की से प्रेम हो गया था। मुझे नहीं लगता था कि वो लड़की जरा भी शर्माती थी। वो दोनों हमेशा कॉल पर एक एक घंटा या कभी डेढ़ डेढ़ घंटा बात करते रहते थे और कभी कभी तो हद तब हो जाती जब दोनों में लड़ाई होती और शर्मिली बोलती कि तुम उस लड़की को क्यों देख रहे हो, तो आदित्य मेरे पास फ़ोन करता और बोलता, देख भाई, तेरी भाभी क्या बोल रही है। मैंने समय देखा तो करीब 2:30 बज रहे थे, तो मैंने पहले तो आदित्य को पूरे दम भर गरियाया, लेकिन था तो फिर भी मेरा दोस्त ही, और शर्मिली को बोला कि हम लड़की को नहीं, लड़की के ऊपर जो बोर्ड था उसे देख रहे थे। आदित्य ने कसम वसम खाई तो जाके शर्मिली उसकी बात मानी और मैं चैन से सोया। मुझे तो ये लड़कियों के नखरे बड़े गजब लगते हैं। एक दिन मेरे पास आदित्य का फ़ोन आया। आदित्य ने कहा, अरे भाई, तेरे भाई की शादी फिक्स हो गई है, अब तो मज़े ही मज़े। मैंने बोला, तू शायद जानता नहीं, शादी एक ऐसा ज़ख्म है जो लगने से पहले ही हल्दी लगाई जाती है। आदित्य बोला, अबे यार, तुझे बताने के लिए फ़ोन किया था, ज्ञान नहीं मांगा, और ख़बरदार जो मेरी शर्मिली के बारे में कुछ बोला तो। मैंने कहा, वाह भाई वाह, देख ली तेरी दोस्ती, एक लड़की ने हमारी दोस्ती तोड़ दी। आदित्य ने कहा, चल अब ज़्यादा नाटक मत कर, मैं सब जानता हूँ, और फ़ोन रखता हूँ। मैंने बोला, ठीक है, मुझे भी थोड़ा काम है, बाद में बात करते हैं। मैंने अपना सारा काम निपटाया। रात हो चुकी थी, खाना पीना किया और सो गया। अब फ़ोन की घंटी बजी। मैंने देखा तो 12:30 का समय हो रहा था। फिर मैंने फ़ोन उठाया तो फ़ोन पर आदित्य था। मैंने पूछा, क्या हुआ, फिर से झगड़ा हुआ क्या? और ऐसा बोलकर मैं हंसने लगा। तब आदित्य ने कहा, सुन दोस्त, आज मैंने शर्मिली से फ़ोन पर बात की, लेकिन वो कुछ अलग सी लग रही थी और उसकी आवाज़ भी कुछ बदली बदली लग रही थी और वो मुझे डांट रही थी। मुझे लगा मजाक कर रही है, लेकिन मुझे कुछ और ही लग रहा है। मैंने कुछ सोचा और मैंने आदित्य से कहा, तू शर्मिली को वापस से फ़ोन कर। इतना सुनते ही आदित्य बोला, साले तुझे मज़ा आ रहा है। मैंने बोला, अबे पूरी बात तो सुन ले, तू शर्मिली को कॉन्फ्रेंस कॉल पे ले, मैं चुप रहूँगा, तू बात करते रहना, पर उसे पता नहीं लगना चाहिए कि मैं भी कॉल पर हूँ। आदित्य ने कहे अनुसार शर्मिली को कॉन्फ्रेंस कॉल पे लिया तो उधर से आवाज़ आई, आज हमारी याद कैसे आई, और वो हंसने लगी। मुझे लगा कि वो शायद आदित्य से मजाक कर रही थी। दोनों लगातार 5 मिनट से बात कर रहे थे। मुझे सब नॉर्मल लगा तो मैंने बीच में ही फ़ोन काट दिया। 5 मिनट बाद फिर से फ़ोन बजा। मैंने समय देखा तो लगभग 1 बज रहे थे। मैंने फ़ोन उठाया तो देखा कि कोई अननोन नंबर है। मैंने बोला, हेलो, कौन है? तो आवाज़ आई, क्या बे साले, बहुत दिमाग दे रहा है दूसरों को, तू कॉन्फ्रेंस पे था, तुझे क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? अगर अगली बार चालाकी की ना तो तुझे छोड़ूंगी नहीं। इतना कह के फ़ोन कट गया। मेरे तो शरीर से पसीनों की बौछार निकल रही थी। मैं सोच में पड़ गया कि कौन है, क्योंकि ये बात कि कॉन्फ्रेंस कॉल पे था तो सिर्फ आदित्य को ही पता थी। तो क्या ये आदित्य था? पर नहीं, आदित्य नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आदित्य होता तो वो बाद में बता देता कि वो है मजाक कर रहा है। पर मैंने जो आवाज़ सुनी वो ऐसे लग रही थी कि कहीं ना कहीं तो सुनी है।
तब अचानक ही दिमाग में बिजली सा करंट दौड़ रहा था। कहीं ये शर्मीली तो नहीं? लेकिन यह कैसे हो सकता है? जो आवाज़ मैंने सुनी एक आदमी और एक औरत की मिक्स आवाज़ थी, जैसे एक शरीर में दो आत्माएं हों। मैंने ये सब बात को साइड में किया और गायत्री मंत्र का जाप करने लगा, और पता नहीं कब नींद ने मुझे अपने आगोश में ले लिया। सुबह आँख खुली तो मैंने देखा कि 8 बज चुके थे। मैं इतनी देर तक कभी नहीं सोता। मैंने मोबाइल देखा तो वह स्विच ऑफ पड़ा था, तो मैंने फ़ोन को चार्ज में लगाया। जैसे ही मोबाइल ऑन हुआ मैंने देखा कि आदित्य के कम से कम 12 मिस कॉल आए हुए थे। मैंने उसे कॉल बैक किया, हेलो आदित्य, क्या हुआ, इतने सारे मिस कॉल? तो आदित्य ने कहा कि भाई वो शर्मीली, और इतने में ही फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। पर स्विच ऑफ होने से पहले मेरे को लगा कि आदित्य कुछ परेशान सा लग रहा था। वो शर्मीली के बारे में कुछ बोल रहा था। तब अचानक फ़ोन में कुछ मैसेज आया। शायद फ़ोन खुल गया था। मैसेज आदि का था और उसमें लिखा हुआ था कि शर्मीली की तबीयत बहुत ख़राब है, हम लोग सिल्वर क्रॉस हॉस्पिटल में हैं, तू जल्दी आजा भाई। मैंने फटाफट बाइक निकाली और हॉस्पिटल चल पड़ा। करीब 5 मिनट में मैं हॉस्पिटल पहुंच गया था। मैंने रिसेप्शन से पता लगाया कि अभी जो पेशेंट आए हैं वो कौन से वार्ड में हैं। उन्होंने बताया कि वो वार्ड नंबर 7 में है। मैं फटाफट वार्ड नंबर 7 की तरफ गया तो वहाँ पर आदित्य, शर्मीली के मम्मी पापा, अंकल आंटी सब खड़े हुए थे। सबके चेहरे पर टेंशन साफ झलक रही थी। आदित्य जैसे ही मुझे देखा वो एकाएक फूट के रोने लगा। मुझे तब एहसास हुआ कि मेरे भाई का प्यार कितना सच्चा है। वो मुझसे कहने लगा, यार शर्मीली ठीक तो हो जाएगी ना? मैंने उसे दिलासा दिया। मैंने कहा कि कुछ नहीं होगा, लेकिन मुझे भी अंदर से डर खाए जा रहा था कि अगर शर्मीली के बीमार होने पर आदित्य पागल जैसे रो रहा है, अगर शर्मीली को कुछ हो गया। पर मैंने सोचा नहीं, इतनी बुरी चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए। तभी डॉक्टर साहब बाहर आए। उन्होंने कहा कि आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। पता नहीं क्यों थोड़े चिंता में लग रहे थे। हमने उस बात पर ध्यान न देकर खुशी में थे कि शर्मीली कम से कम ठीक हो गई है। हम फटाफट घर आए। आदि और शर्मीली बाइक पर आए, बाकी सब लोग ऑटो में। दोपहर के करीब 12-20 हो रहे थे और मैं भी अपने घर पर आ गया था। लेकिन मुझे बार बार एक ही चिंता सता रही थी कि उस डॉक्टर के हाव भाव कुछ अलग थे। मुझसे रहा नहीं गया और मैंने हॉस्पिटल में फ़ोन किया तो वहाँ के रिसेप्शनिस्ट ने मेरा कॉल डॉक्टर के केबिन में फॉरवर्ड कर दिया। मैंने डॉक्टर साहब से पूछा कि डॉक्टर साहब, मैं अभी शर्मीली नाम की पेशेंट के साथ आया था। तो उन्होंने कहा, हाँ बताइए। मैंने कहा कि आप मुझे हॉस्पिटल में कुछ परेशान से लग रहे थे, शायद आप हमें कुछ बताना चाह रहे थे लेकिन आप बता नहीं पाए। तो डॉक्टर ने कहा, हाँ मैं शर्मीली को लेकर थोड़ा परेशान था, क्योंकि ऐसा मैंने पहली बार देखा था। जब मैं शर्मीली को चेक करने के लिए उसके पास गया तो उसके शरीर से एक अलग ही बू आ रही थी और उसकी आवाज़ भी एक आदमी की नहीं बल्कि 2 आदमियों की लग रही थी। डॉक्टर की यह बात सुनकर मैं थोड़ा परेशान हो गया था, परंतु मैंने इन सब बातों को साइड में रखा और खाना खा के सो गया। जब मैं उठा तो शाम के 4 बज चुके थे। मैंने हाथ मुंह धोया और फ़ोन देखने लगा। तभी अचानक मुझे शर्मीली की याद आई तो मैंने आदित्य को फ़ोन किया। मैंने कहा, हेलो भाई, अब शर्मीली की तबीयत कैसी है? तो आदित्य ने कहा कि हाँ सब ठीक है। परंतु आदित्य की आवाज़ में कुछ टेंशन नज़र आ रही थी। तो मैंने पूछा कि देख भाई, तू जो भी बात है मुझे सीधा सीधा और सच सच बता दे। मैं तेरा दोस्त हूँ, मुझे बताने में काहे की शर्म। तब आदित्य ने मुझसे कहा कि भाई जल्दी से शर्मीली के घर आ जा, मैं यहीं पर हूँ। और इतना बोलकर उसने फ़ोन काट दिया। अब मेरी टेंशन थोड़ी और बढ़ गई। मैंने तुरंत अपनी बाइक उठाई और शर्मीली के घर पहुँचा। आदित्य मेरे पास आया। वो काफ़ी दुखी लग रहा था। मैंने उससे शर्मीली के बारे में पूछा तो उसने उंगली के इशारे से राइट साइड में देखने को कहा, और जैसे ही मैंने उस तरफ देखा तो मेरे तो होश ही उड़ गए। मैंने देखा
कि शर्मीली के बाल खुले हुए थे और उसके बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे। उसे लाल रंग के एक गोल घेरे के अंदर बैठाया गया था और वहाँ कुछ तांत्रिक और ओझा भी थे। जैसे ही उसमें से एक तांत्रिक ने अपना हाथ हवा में लहराया और कुछ मंत्र बुदबुदाते हुए शर्मीली की तरफ फेंका तो शर्मीली गुस्से से लाल हो गई और वो तांत्रिक की तरफ झपटी, लेकिन लाल घेरे की वजह से वो वहीं बंद कर रह गई। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसका ये रूप देखकर सब बुरी तरह डर गए थे, यहाँ तक कि मैं भी डर गया था, क्योंकि वो परिस्थिति ही ऐसी थी। तभी तांत्रिक बोला, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। तभी आंटी ने कहा कि बाबा क्या हुआ, हमें बताइए, हम सब ठीक कर देंगे। तांत्रिक ने कहा, ये इतना भी आसान नहीं है। अब जो मैं पूछ रहा हूँ सब सच बताना, नहीं तो इसकी जान भी जा सकती है। नहीं बाबा, आप पूछिए, हम सब सच सच और बिल्कुल ठीक ठीक बताएंगे। तांत्रिक ने कहा कि अच्छा, क्या ये लड़की किसी लड़के से प्रेम करती थी? इतना सुनते ही मातम सा छा गया। आदित्य को जैसे कुछ सदमा सा लगा। वो 2 कदम पीछे हट गया। शर्मीली के माता पिता के सर से पसीने की बूंदें टपक रही थी। इतने में ही तांत्रिक ने कहा कि सब सच बताना, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। तभी शर्मीली बोलती है, अच्छा तो समझ ही गया कि मैं कौन हूँ। अब मैं शर्मीली को अपने साथ ले जाऊँगा। हा 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 हा। शर्मीली के इस रवैये को देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित थे। आंटी से रहा नहीं गया तो उन्होंने बोलना शुरू किया, बाबा मैं सब सच सच बताती हूँ। आज से करीब 2-2.5 महीने पहले शर्मीली एक लड़के से प्यार करती थी। लड़का भी बहुत अच्छा था। ये दोनों हमेशा साथ में समय बिताते थे। हमें भी कोई आपत्ति नहीं थी और लड़के के माँ बाप भी शर्मीली को बहुत पसंद करते थे। परंतु शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन खबर आई कि उस लड़के की एक्सीडेंट में मौत हो गई है। हमें यह सुनकर झटका लगा, पर हमने जैसे तैसे करके खुद को संभाला और इस बात को शर्मीली से छुपाए रखा। उस दुर्घटना वाले दिन शर्मीली अपनी दोस्त के यहाँ पर गई हुई थी। हमने अगले दिन शर्मीली से कहा कि वो लड़का अपनी फैमिली के साथ ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गया है और वहाँ से अब कभी वापस नहीं आएगा। हमने सोचा कि झूठ बोलने पर शर्मीली कुछ दिन तक तो दुखी रहेगी, पर उसके बाद सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर गलती से भी शर्मीली को पता चला कि उस लड़के की मौत हो गई है तो शर्मीली को बहुत बड़ा झटका लगेगा और शायद वो इस झटके से उभर भी ना पाए। इसलिए हमने उसे कुछ ना बताना ही ठीक समझा। तभी शर्मीली ने कहा कि मम्मी पापा, आप यह क्या कह रहे हो? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं बेवजह ही उस लड़के से नफ़रत कर बैठी। तभी शर्मीली से एक और आवाज़ आती है और इस बार वो आवाज़ किसी लड़के की थी। मुझे बस शर्मीली को सच बताना था और मैं यहाँ शर्मीली को ले जाने नहीं आया हूँ, बल्कि सच बताने आया हूँ। शर्मीली मुझसे नफ़रत करती थी, यह मुझे अच्छा नहीं लगता था। परंतु आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं शर्मीली को कभी परेशान नहीं करूँगा और आदित्य शर्मीली का अच्छे से ध्यान रखेगा। उसने आदित्य से पूछा कि आदित्य, क्या तुम मेरे जाने के बाद शर्मीली का अच्छे से ध्यान रख पाओगे? तो आदित्य ने कहा कि हाँ, ये भी कोई पूछने वाली बात है। और इतना कहते ही एकाएक शर्मीली बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गई। कुछ देर बाद शर्मीली को होश आ गया था और वो अब बिल्कुल ठीक दिखाई दे रही थी। हमने उन तांत्रिक बाबा से पूछा कि क्या अब सब कुछ ठीक है? तो उन्होंने कहा कि हाँ, वो प्रेत आत्मा जो शर्मीली के अंदर थी वो कोई बुरी आत्मा नहीं थी, वो सिर्फ अपनी सच्चाई शर्मीली को बताने के लिए आई थी। परंतु अब जब उसका सच सभी लोग जान चुके हैं तो उसने शर्मीली के शरीर को छोड़ दिया है और अब घबराने की कोई बात नहीं है। तो दोस्तों, भूतों से जुड़ी हुई यह एक और सच्ची घटना आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और भूत प्रेतों से जुड़ी हुई ऐसी ही सच्ची
और डरावनी घटनाओं से आपका सामना मैं रोज़ इस चैनल के माध्यम से करवाता रहूँगा। तो यदि ये कहानियाँ पसंद आएँ तो द हॉन्टेड नाइट चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, ताकि आपकी रातें रोज़ डर का अनुभव कर सकें। धन्यवाद।